हरि ओम। मित्रों, इस सप्ताह का जो अंतिम अध्याय का अंतिम अर्ध भाग बच गया है, मैं उसे आपके समक्ष रखता हूं। हमने होरा की चर्चा कर दी पिछले सप्ताह, पिछले दिन दृश्यकांड की भी परिचर्चा कर दी। अभी जो आपके समक्ष रख रहे हैं आज, वो है स्वगृह, अर्थात 12 राशियों के अधिपति अलग ग्रहों को सप्त ग्रहों में विभाजित करके बताया गया है। आप देखें, आकाश में 12 राशियों के ऊपर ग्रहों का अधिकार क्षेत्र बटा हुआ है। सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके बाकी जितने भी पंचतारा ग्रह हैं वो 2-2 राशियों के अधिपति हैं। जैसा आचार्य बाराह मिहिर कहते हैं, क्षितिज्ञ शीतज्ञ चंद्र रवि सौम्य सीतावनिजाहा सुर गुरु मंद सौरी गुरवश्च गृहान सपकाह। अब इसकी व्याख्या सामान्य आप समझ सकते हैं। मित्रों, ये मुख्य रूप से ये है कि किस किस राशि का प्रतिनिधित्व कौन कौन ग्रह करता है, अर्थात किस किस राशि का मालिक कौन कौन ग्रह है। ये बता दें, कर्क का चंद्रमा और सिंह का सूर्य है। बाकी जो ग्रह है पंचतारा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 2-2 स्थानों के मालिक हैं। कैसे? तो देखें, मेष और वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल है। वृष और तुला का स्वामी कौन है? शुक्र है। मिथुन और कर्क का स्वामी बुध है। क्षमा करिएगा, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध है। इसी प्रकार कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य और धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति तथा अंतिम जो प्रविभाग बचता है मकर और कुंभ का स्वामी शनि होता है। ये इनके स्ववर्ग हैं, अर्थात कुंभ में शनि बैठा हो तो ये हम कहेंगे कि शनि स्ववर्ग में है, और उस षड्वर्ग में स्ववर्ग का अपने स्थान होने का जो फल है उसको मिलेगा, और उससे उसकी प्रबलता के आधार पर जातक के शुभाशुभ फल की भी प्रबलता बढ़ेगी। मित्रों, आगे यदि विचार करते हैं, ये देखें आप, राशियों के स्वामी का आकाशीय विभाग क्या हो सकता है, इसमें निर्देशित किया गया है। इसके द्वारा आसानी से किस किस राशि का कौन कौन सा भाग होगा, इसको हम सरलता से जान सकते हैं। अब राशियों के स्वामी की जो परिचर्चा थी, उसको यदि जन्मांक चक्र में हम एक दिखाएं उदाहरण कल्पित करके, तो आप देखें, यह जो जन्मांक चक्र बना है वो मिथुन राशि का है, मिथुन लग्न है। उसमें बुध सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा अपने घर का है, शुक्र अपने घर का। तो इससे आसानी से आप जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है तो स्ववर्ग का हो जाएगा। ये चक्र से परिलक्षित हो रहा है। मित्रों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही उपयोगी और अनिवार्य रूप से जिसका अध्ययन किया जाता है नवांश का, नवांश विचार। इसका ज्योतिष शास्त्र फलित में बहुत प्रयोग होता है। नवमांश इसलिए कि सूक्ष्मता है। जैसे आजकल आप देखे होंगे, जो जब भी किसी कोई रोग हमें होता है, उस रोग के परिज्ञान के लिए हम क्या करते हैं, पहले सामान्य एक्सरे करते थे, उसके जगह 2D आ गया, 3D आ गया, 4D आ गया, 6D हो गया। अब देखिए 64 स्लाइस आ गए, 100 स्लाइस आ गए। मतलब उस बिंदु की सूक्ष्मता तक पहुंचने के लिए हम उतने प्रविभागों में उसे काट करके विभाजित करके और सूक्ष्म से सूक्ष्म फलादेश लेते हैं। वही परंपरा यहाँ पे है कि 9 भागों में उस लग्नादि या ग्रहादि विभाग को विभाजित करके यह देख लेना कि किस कालखंड की सूक्ष्मता है और वह जातक क्या करेगा। इसीलिए नवमांश चक्र को सूक्ष्म चक्र भी कहीं कहीं कहा गया है। ये आप देखें, आज इसके लिए आचार्य कहते हैं, श्लोक क्या कहते हैं कि अज मृग तौल चंद्र भवन आदि नवांश विधि ही संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम। ये विशेषता रही बाराह मिहिर की। सार रूप में देखिए, आधे पाद में आचार्य ने इन सारी बातों को कह दिया कि हम नवमांश का ज्ञान कैसे करेंगे। किसी भी पत्रिका का आप जब अध्ययन करते समय नवंश का विचार जरूर करिए, ऐसा आचार्य वचन है, क्योंकि नवमांश अति सूक्ष्म होता है। मित्रों, नवमांश क्या है? 9वां भाग, अर्थात राशि का 9वां जो भाग है, अर्थात 3 अंश 20 कला का जो प्रविभाग है, वो एक नवमांश का मान है। अर्थ क्यों? क्योंकि एक राशि में 30 अंश होते हैं, उससे 9 से आप विभाजित करिए तो 3 अंश 20 कला एक एक नवमांश का मान आएगा। इसी आधार पर एक एक नवमांश को विभाजित किया गया है और सूक्ष्म फल कथन के लिए इसका उपयोग भी किया गया है। आप देखिए, इस चक्र में आपको जो दिखाया जा रहा है,
मेष राशि में जो नवमांश कहां से शुरू होता है? मेष से। वृष राशि में मकर से प्रारंभ होता है, मिथुन राशि में तुला से प्रारंभ होता है, और कर्क राशि में जो नवमांश प्रारंभ होता है वो कर्क से, और पुनः और इसी तरह आवृत्ति सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ आदि होती हैं। इसका सबसे अच्छा ज्ञान आप नवमांश चक्र से कर सकते हैं। देखें आप 9 खंड आपको बाएं तरफ दिखाई दे रहे हैं, प्रथम खंड से लेकर के 9वें खंड तक। ये 3-20 करके जुड़ता गया है। प्रथम खंड 3 अंश 20 कला, दूसरी 6 40, तीसरा 10, चौथा 13 20, पांचवा 16 40, छठवां 20, सातवां 23 20, ऐसे करके 23 अंशों तक विभाजन है। अब देखें क्रम में, मेष राशि का जो क्रम है वो कहाँ है? मेष से शुरू हो गया। वृष का क्रम मकर से शुरू हो गया, आज मकर जो था, उसके बाद जो मिथुन का था वो तौली अर्थात तुला से शुरू हो गया, जो कर्क का था वो कर्क से, फिर सिंह के समय मेष आ गया, कन्या के समय मकर आ गया, तुला के समय तुला आ गया, वृश्चिक के समय कर्क आ गया, धनु के समय मेष आ गया, मकर के समय मकर आ गया, कुंभ के समय तुला आ गया, मीन के समय कर्क। इस तरह इस चक्र का निर्माण होता है। और जब ये चक्र बन जाता है तो इससे नवमांश जानना अतीव सरल होता है। जैसा कि देखिए पूर्व जो उदाहरण हमने लिया था कि तुला का 22 गतांश 45 56 है। यहां देखें, सर्वप्रथम राशि देखते हैं, तत्पश्चात अंश देखते हैं। तुला राशि है, उसका 22वां अंश 45 कला बीत चुका है, अर्थात 7वां नवमांश हुआ, क्योंकि 20 अंश से प्रारंभ करके इसको 23-20 तक इसका मान है। अकल्पित लग्न जो है हमें ये क्या है? 22-45 इसके मध्य ही है, अतः क्या हुआ? 7वां नवमांश हुआ। तो तुला राशि का 7वां नवमांश मेष से, मेष राशि अर्थात मंगल ग्रह का है, अतः नवमांश चक्र में मेष राशि से प्रारंभ करके चक्र भरेंगे, और इसी प्रकार जो ग्रह जहां आएगा, जिस ग्रह की जो नवमांश चक्र में स्थिति होगी उसे वहां निवेशित करेंगे, तो ये चक्र आपके समक्ष बनेगा जो नवमांश चक्र बन रहा है। देखें इसका उदाहरण स्वरूप में, और इसमें लग्न का विचार कर देंगे। मित्रों, अब जो अनंतिम विचार है वो है द्वादशांश चक्र। नवमांश विचार के पश्चात द्वादशांश का विचार करना बहुत जरूरी है। अर्थात द्वादशांश मतलब 12वां भाग। अब आप क्या करें, 30 अंश के 12वें भाग को लें तो 2.5 अंश का एक खंड होगा। इसकी गणना क्रम में क्या आचार्य कहते हैं, क्या प्रतिपादित करते हैं, यह बनता कैसे है? तो आचार्य कहते हैं क्या कि भवन समान सकाधिपतयः स्वगृहात् क्रमशः। अब देखें आप, अर्थात स्वगृहात् अतः अपने घर से, क्रमशः माने क्रम के अनुसार, भवन समान सका अपने राशि के 12वें भाग के कौन होते हैं? अधिपतयः भवन्ति, स्वामी होते। अर्थात एक राशि में 12 द्वादशांश होते हैं और एक राशि में 30 अंश होते हैं, अतः 12 से भाग देने पर क्या होगा? 2 अंश 30 कला एक द्वादशांश का मान होगा। और इस प्रकार से मेष राशि में मेष से, वृष में वृष से, मिथुन में मिथुन से, कर्क में कर्क से द्वादशांश का प्रादुर्भाव होगा, और वहीं से प्रारंभ करके इसकी गणना की जाएगी। ये क्रम आपको स्पष्टतया दिख रहा है। देखें आप द्वादशांश चक्र में 2.5 बाएं की तरफ देखें आप, क्रम और राशियां जो है, क्रम क्या है? 2.5 अंशों का लेकर के 30 अंश तक विभाजन है। मेष से लेकर के मीन तक की राशियां हैं। अब मेष में मेष से शुरू होता है द्वादशांश, वृष में वृष से, मिथुन में मिथुन से, और कर्क में कर्क से, सिंह में सिंह से, ऐसे मीन का मीन से प्रारंभ होता है द्वादशांश। और तब यदि उदाहरण में पहले जो उदाहरण हमने परिकल्पित किया है, चूंकि एक ही उदाहरण बार बार समझाने से ये फायदा होता है कि हम वर्गों का ज्ञान आसानी से कर लेते हैं, उसमें हमें कोई भटकाव नहीं आता। और मैंने पहले ही बोला था कि यह इस कोर्स की विशेषता भी है कि जो भ्रामक तथ्य हैं, जो मिथ्या तथ्य हैं, उनका निकालना भी यह बहुत बड़ा उद्देश्य है इस ग्रंथ को पढ़ाने का। मित्रों, यहां भी अब देखें द्वादशांश चक्र में तुला राशि है 22 अंश 45 कला बीत चुका है, अतः 10वां द्वादशांश है 22-30 अंश से प्रारंभ करके 25-20 तक है। तो कल्पित जो हमारा लग्न है वो 22-45 इसके मध्य में, अतः यह 10वें द्वादशांश है। क्या? तुला राशि का 10वां द्वादशांश कर्क राशि का होता है, जिसका अधिपति चंद्रमा। तो चक्र भरते समय कर्क राशि को निवेशित करके लग्न चक्र में आदि में, और तब हम सारे ग्रहों को जहां बैठे हैं वहां बैठा देंगे। मित्रों, द्वादशांश चक्र से मूल रूप से माता पिता, चाचा, मौसी इत्यादि के सुख
और दुख का विचार करते हैं। और यदि कल्पित लग्न के अनुसार आप चक्र बनाएंगे तो कैसा होगा आप देखें, ये द्वादशांश कुंडली बनेगी। ये लग्न को केवल दिखाया गया है, ग्रहों को निवेशित नहीं किया गया है कि सरलता से एक विषय का बोध हो जाए तो अन्य विषयों का बोध स्वतः हो जाता है। ये परंपरा यहाँ पे ग्रहण की गई है। मित्रों, त्रिशांश का विचार करते हैं आपके समक्ष। वस्तुतः 30वां अंश जो होता है वही त्रिशांश है, त्रिंश पद है। राशियों के सूर्य एवं चंद्र को छोड़ करके मंगलादि ग्रहों से यह खंड बनता है। त्रिशांश चक्र में सूर्य और चंद्रमा को ग्रहित नहीं किया गया है, केवल पंच तारा ग्रहों को लेकर के ही सारा काम इसमें किया गया है। अब त्रिशांश एवं राशि संधि ज्ञान के सूत्र को आचार्य बाराहमिहिर कैसे कहते हैं श्लोक में देखें आप। कुज रवि जग गुरुज्ञ शुक्र भागाहा पवन समीरण कौरपि जुकलेयाहा अयुजि युजितु भे विपर्जयस्थाहा शशि भवनालि झसांत मृक्ष संधि। इतनी बात कहते हैं क्या, विषम और सम के क्रम से इन्होंने विभाजन किया है। इसकी व्याख्या देखें आप, शब्दार्थ तो आप स्वयं जान सकते हैं क्या, कि विषम राशियों में 5, 5, 8, 7, 5 अंशों तक क्रमशः कौन कौन मालिक होते हैं, तो मंगल, शनि, गुरु, बुध एवं शुक्र स्वामी होते हैं। तथा सम राशियों में क्रमशः 5 अंश तक, 7 अंश तक, 8 अंश तक, 5 अंश तक और 5 अंश तक ये क्रम से मालिक होते हैं। इनके कौन, तो शुक्र, अर्थात 5 अंश तक का मालिक कौन हुआ, शुक्र। 7 अंश तक का मालिक कौन हुआ, बुध। और 8 अंश तक का मालिक कौन हुआ, गुरु। और 5 अंश तक का कौन मालिक हुआ, शनि। और अंतिम 5 अंश तक जो बड़ा 25 से 30 अंश, इसके बीच का मालिक हुआ मंगल। अब आप चक्र देखें, विषम राशि में त्रिशांश चक्र का क्या स्वरूप होगा, यह सरलता से आप देख सकते हैं। देखें, अंश विभाजन करके मेष से लेकर के मीनांत तक सम विषम के क्रम में त्रिशांश चक्र का को बताया गया है। इससे त्रिशांश चक्र में आसानी से हम जान जाते हैं। ये पहले आपने विषम चक्र देखा, अब सम राशि में देखिए त्रिशांश का स्वरूप चक्र कैसे होगा। इसके आधार पे ग्रहों के लग्न के मान को भर करके सरलता से त्रिशांश चक्र का निर्माण किया जा सकता है। जो पहले हमने उदाहरण लिया था तुला के 22, 45, 56 गतांश के आधार पे आप देखें, यहाँ तुला राशि है, तुला का 22 अंश 45 कला बीत चुका है। तुला राशि मित्रों पहले ये देखेंगे कि सम है कि विषम है, तो हमने पा लिया कि ये विषम राशि है। अब यह चतुर्थ त्रिशांश अर्थात 19 से 25 अंशों के मध्य है हमारा जो 22 अंश 45 कला है। तुला राशि का चतुर्थ त्रिशांश बुध का होता है। अतः यहां शंका उत्पन्न होती है कि बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन भी है और कन्या भी है। इन दोनों में से किसका त्रिशांश कुंडली के लग्न में भरा जाए, इस शंका का समाधान हम आचार्य कहते हैं कि विषम त्रिशांश में विषम राशि को और सम त्रिशांश में सम राशि को ग्रहण करना चाहिए। चूंकि यहां पर विषम त्रिशांश है, विषम राशि का है, अतः बुध के विषम राशि मिथुन को ही त्रिशांश चक्र में भरना चाहिए। ये आचार्य स्वयं प्रश्न लेकर के उसका उत्तर भी दे देते हैं, जिससे हमारे लिए सरल हो जाता है कि हमें किस पथ पे और कैसे चलना है। मित्रों, ये त्रिशांश चक्र भी आपके समक्ष दिख रहा है। त्रिशांश चक्र में कैसे भरेंगे ग्रह, किस तरह की स्थिति होती है। मित्रों, 2 स्थानों के मेल से जिस प्रकार संधि होती है, उसी प्रकार का आकाश में भी स्थान, राशि एवं नक्षत्रों के चरणों की एक साथ समाप्ति या एक साथ आरंभ होने को संधि स्थान कहते हैं। इसी को फलित शास्त्र में गंडांत भी कहा गया है। यह इस नक्षत्र या राशि गंडांत में उत्पन्न होने वाले जातक को क्या करनी पड़ती है, आप लोग भी देखे होंगे लोक में मूल शांति बोलते हैं। 6 ऐसे नक्षत्र होते हैं, अभुक्त मूल भी प्रमाण होता है, उसकी भी तो उसमें उत्पन्न होने वाले बालक की शांति करते हैं और उसे सच्छिद्र वाले घड़ी से स्नान कराते हैं, सर्वौषधि के मिला करके औषधियों से युक्त विषयों को स्नान आदि करके उसके तदगत पाप को, दूषित स्थान को, संधिगत स्थान से जन्य जो दोष है उसको दूर करके और उसे शुभ की परिकल्पना के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। मित्रों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय बच रहा है इसमें, वो है वर्गोत्तम नवांश और मूलत त्रिकोण विभाग। वर्गोत्तम नवमांश के विषय में आचार्य क्या कहते हैं, देखें कि वर्गोत्तमाश्चरगृहा दिशु पूर्व मध्य पर्यंततः शुभ फला नवभाग संज्ञा
सिंहो वृषभ प्रथम षष्ठ हयांग तौली कुंभस त्रिकोण भवनानि भवंति सूर्या। ये देखिए श्लोक के छोटे से श्लोकों में बड़ी बातों को करना आचार्य की विशिष्टता। क्या कहते हैं कि सभी चर राशियां मेष कर्क तुला मकर में प्रथम नवांश खंड, सभी स्थिर राशियां वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ ये पंचम नवमांश खंड तथा स्वभाव राशियों में जो उनका जो नौवां खंड होता है, नवमांश खंड होता है, ये वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है। अर्थात जो राशि हो उसी राशि का नवमांश क्या कहलाया? वर्गोत्तम नवमांश। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बड़ा उत्तम संयोग माना जाता है। जैसे मेष राशि में मेष राशि का ही नवमांश खंड आ जाए, वृष में वृष का ही आ जाए, मिथुन में मिथुन का ही आ जाए, इसको हम वर्गोत्तम नवमांश की संज्ञा देते हैं। अब इसके उदाहरण को भी आप आसानी से समझ सकते हैं मित्रों। वर्गोत्तम नवमांश का चक्र क्या होगा आप देख लें, इसकी सरलता सहजता भी आप समझ सकते हैं और इसका फलादेश में बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है। आगे यदि विचार करें हम तो देखते हैं क्या कि ऐसे बहुत सारे सूर्य की मूल त्रिकोण राशियां, चंद्रमा के मूल त्रिकोण राशियां, मंगल बुध गुरु शुक्र की राशियां भी बताई गई हैं जो मूलत त्रिकोण है, और अपने मूलत त्रिकोण में रहने वाला घर भी बहुत बलशाली होता है और शुभ की परिकल्पना करता है। जैसे सूर्य का सिंह स्थान है, चंद्रमा का वृष है, मंगल का मेष है, बुध का कन्या, गुरु का धनु, शुक्र का तुला और शनि का कुंभ स्थान बताया गया है। मित्रों अब मैं इस पाठ का जो सारांशिका है, इस पाठ का जो सार है, ग्रह के उच्च मूल त्रिकोण आदि देखने के परिज्ञान करने के पश्चात वो आपके समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि ऊंच नीच का ज्ञान भी आवश्यक है। ये करके तब आपको हम इसके सारांशिका की तरफ ले चलेंगे। आचार्य जी इस प्रसंग में कहते हैं क्या कि अज वृषभ मृगांगना कुलीरा जस बणिजौ च दिवाकरादि तुंगा दस सिखी मनुयुक्त तिथिन्द्रियांशय त्रिनवक विंशति भीष्यति अस्तनी सहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ग्रह किस राशि पर कितने अंश पे परमोच को होगा और किस पे नीच का होगा, क्योंकि उच्च के रहने पे फल में शुभता आ जाती है और नीचस्थ ग्रह के होने पे फल में अशुभता बढ़ जाती है। इसका ज्ञान कैसे करेंगे, इसलिए आचार्य ने महत्वपूर्ण ढंग से इसको दिखाया है। आप देखें टेबल के माध्यम से शुभ ग्रहों के ऊंच नीच कैसे जान सकते हैं, इस चक्र के माध्यम से सरलता से आप इसका ज्ञान कर सकते हैं। मित्रों अब बारी आती है कि सारांशिका हमने इस पाठ में आज क्या पढ़ा षड्वर्ग में। मित्रों षड्वर्ग में ये हमें महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ लिखे गए हैं कि गृह होरा नवमांश देशकांड द्वादशांश और त्रिशांश को षड्वर्ग कहते हैं। राशि के आधे भाग को होरा कहते हैं, राशि के 9वें भाग को नवमांश, 12वें भाग को द्वादशांश, तीसरे भाग को देशकांड और 30वें भाग को त्रिशांश। इस तरह सारी संज्ञाएं इसमें बताई गई हैं। किस ग्रह किस वर्ग से क्या क्या विचार किया गया है इसकी परिकल्पना है। जो ग्रह जिस राशियों में अपने ही नवमांश में रहता है उसका वर्गोत्तम नवमांश होता है। इसी तरह सिंहो वृषा प्रथम षष्ठ सयांग तौली कुंभस त्रिकोण भवनानि भवंति सूर्यात इत्यादि के द्वारा मूल त्रिकोण का भी आनयन किया गया है। मित्रों आप जरूर इन विषयों को पढ़ें, क्योंकि इन्हीं सारे संज्ञाध्यायों को लेकर के आचार्य आगे फलादेश में इसका उपयोग करता है। और यदि हमको इसकी जानकारी नहीं होती तो हम फलादेश की विधि को जानने में अक्षमता प्रकट करते हैं। अतः आप इसको जरूर पढ़ें। फिर अगले सप्ताह मिलते हैं। धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।